तो नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, पिछली क्लास जहाँ पे हमने ख़त्म की थी, हम एक बार फिर से वहीं से आगे से शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी क्विक रिवीजन क्लास है और इस क्विक रिवीजन क्लास के अंदर हम जो है इंडियन पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का रिवीजन करते हुए जो है हम पहुंच गए हैं आर्टिकल्स नंबर 14 पे। फंडामेंटल राइट्स को हमने पीछे छोड़ा था और हम ऐसे नहीं है, क्विक रिवीजन के अंदर भी हम ऐसे नहीं कर रहे कि आर्टिकल्स जो हैं आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17 एक एक लाइन में हमने बता दिया। हम वो सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनते हैं। ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि क्वेश्चन कहीं बाहर से आते हैं आपके। तो ये बैच जो चल रहा है, ये जो रिवीजन जो आपका हो रहा है, ये मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये रिवीजन चल रहा है आपका यूजीसी नेट इसके लिए, क्योंकि ये 4 सितंबर को पेपर होना है। दूसरा आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए होना है पेपर आपका 14 सितंबर को, ठीक है। उसके लिए मेंस पेपर होना है, मेंस लिखा जाएगा, ठीक है। उस मेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत फैक्ट रहेंगे और पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें आ रही हैं वो समझने में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तीसरा HPSC कॉलेज कैडर के लिए जो है ये एग्ज़ाम हो रहा है। ये एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए भी हम जो है अपना बैच निकाल चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक, ऐप का लिंक लेकर के बैच पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि आप उसको लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, ठीक है। उस बैच की प्रॉपर फंक्शनिंग की गई है, प्रॉपर तैयारी की गई है, जिसमें आपको PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी, तैयारी के लिए जो है आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे प्री और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। PGT के लिए हम दे रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगा मेंस के लिए जो है टेस्ट सीरीज, ठीक है। 15 क्वेश्चन होंगे एक टेस्ट में और 15 ही टेस्ट हैं आपके लिए, तो कुल मिलाकर के 225 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज है। उसको अटैम्प्ट करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, PGT में जो इन 225 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके चला गया एक बार, वो बच्चा मार नहीं खाने वाला है, वो इंटरव्यू कॉल ज़रूर लेके आएगा अपनी, ठीक है। तो चलिए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। आ जाइए, बन जाइए अपनी क्लास में कंप्लीट। लीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 13 तक हमारी बात हो चुकी है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? सबसे पहला जो उसका प्रोविज़न है, विधि के समक्ष क्षमता, ठीक है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ठीक है। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधियों के समान आपको संरक्षण दिया जाएगा। ये दोनों जो कंसेप्ट हैं, जो विधि के समक्ष क्षमता है, विधि के समक्ष क्षमता कंसेप्ट है एक नेगेटिव कंसेप्ट, मतलब कि विधि जैसी होगी उसके सामने सभी लोगों को समान समझा जाएगा, बिल्कुल कानून का शासन होगा। आप सब जानते हैं, A.V. डाइसी नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसने कानून के शासन की बात की है। रूल ऑफ लॉ की जो बात की है वो किसने की है? डाइसी ने। तो रूल ऑफ लॉ कौन लेके आया? डाइसी। उसने ये नेगेटिव कंसेप्ट है कि भी कानून का शासन होगा, उसमें कोई भी व्यक्ति, अमीर गरीब, चाहे कमज़ोर या फिर जो मजबूत व्यक्ति हैं, ठीक है, वीक या फिर आप समझ सकते हैं स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, कोई भी है, वो सब इक्वल माने जाएंगे कानून के सामने, और कानून के सामने सबको इक्वलिटी के साथ जो देखा जाएगा। जबकि विधियों का समान संरक्षण कहता है ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, ये तर्कपूर्ण बात करेगा, ठीक है। ये विधि की जो है ये तर्कपूर्ण बात करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि देश के अंदर जॉब्स का सवाल है, ठीक है, जॉब्स का या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है एडमिशन का सवाल है, ठीक है। तो एडमिशन के अंदर क्या देखेंगे हम कि जैसे कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसके अंदर कुछ को स्पेशल प्रोविज़न के साथ जो है रिजर्वेशन दे करके उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। अगर कहने वाला कहे कि विधि कानून के सामने तो सब बराबर होने चाहिए, ठीक है, सबके लिए एक जैसा कानून है, सबने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से एडमिशन हो, जो टॉपर होगा उसका एडमिशन हो जाएंगे, जिनका नहीं होगा। जबकि तर्क क्या कहता है, यहाँ पे समान संरक्षण की बात ये होगी कि कानून बेशक सबके लिए समान है, लेकिन कुछ मामलों में कुछ लोग जो हैं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पे कमज़ोर रह जाते हैं। तो जो लोग इस तरीके से पिछड़े हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, रैशनली तौर पे ये देखेंगे कि ये एजुकेशनली तौर पे पिछड़े हैं, सामाजिक तौर पे पिछड़े हैं,
बाकी सब चीज़ें जो हैं, बाकी जो डायमेंशन है सोसाइटी के, उनके ऊपर पिछड़े हुए लोग हैं ये, तो उस चीज़ को हम सामने रखेंगे कि अब क्या है कि इनको समान कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। विधियों के समान संरक्षण कैसे दिया जाएगा इनको, ठीक है। तो विधियों का समान संरक्षण भी हो, कानून जो है वो किसी दूसरे के लिए जो बनाया गया है उसके लिए कानून बना के रिजर्वेशन होगी तो उसका समान संरक्षण करेंगे हम, कि भाई हम इसके लिए प्रोटेक्ट करते हैं इसको और इसके रिजर्वेशन को, इसका कानून जो है इसका और जो साथ में आर्टिकल 14 का कानून, इसको हम एक तरीके से इक्वल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि विधि को जो है हम तर्कपूर्ण तरीके से देखेंगे, कानून जो बनेगा उसके हम तर्काधार देखेंगे, उसको हम ये देखेंगे कि ये रैशनल है या नहीं है, उसके आधार पे हम चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 14 में यही दो बातें आती हैं सबसे मेन, और पूछी क्या जाती है, आपसे पूछेंगे कि विधि के समक्ष क्षमता जो किस आर्टिकल के तहत आती है, विधियों का समान संरक्षण किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो आपको याद रखना आर्टिकल 14 के अंदर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आर्टिकल 15 के अंदर। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में जो है धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, स्थान के आधार पे, जाति के आधार पे किसी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, अब एक और चीज़ रखिए कि जैसे धर्म, रंग, मूल, स्थान, जाति, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन भारत के संविधान में तो कुछ अपवाद भी दिए। अब आर्टिकल 15 की इस पहले ही कॉलम का, आर्टिकल 15(1) की जो ये बात है, इसका उल्लंघन होता है, यानी कि इसको एक अपवाद स्वरूप हम क्या कहते हैं वो देखते हैं, ठीक है। क्या होता है कि 15(4) और 15(5) जोड़ा गया और इसके बाद जो 15(6) जोड़ा गया, ये 3 आर्टिकल जुड़े हैं। 15(4) में कहा गया कि देश के अंदर जो शेड्यूल कास्ट है, 15(5) में जो देश के अंदर शेड्यूल ट्राइब हैं, इनको रिजर्वेशन दी जाएगी किसके अंदर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है। अब आप सब जानते हैं कि 15(6) भी जोड़ा गया, ठीक है। 15(6) जो वो किसके लिए जोड़ा गया? EWS के लिए, ठीक है। अब एक और चीज़ है, इसके अंदर OBC भी जोड़ दिया गया है। OBC पहले जुड़ा था 15(6) से पहले, ठीक है। तो इसमें क्या किया? 15(6) के भाग 2 हैं, दो खंड दिए गए हैं। एक तो दिया गया 15(6) में कि A और B। ए में क्या किया कि खंड 4 और खंड 5 से इतर वर्गों के लिए, इतर मतलब होता है कि खंड 4 और 5 में जो वर्ग हैं, यानी कि SC और ST जो वर्ग हैं, उनके अलावा जो हैं उनको हम जो है विशेष प्रावधान कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? जैसे EWS जो है, EWS वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण रहेगा। ये जो खंड है 15(6), आप याद रखिए, भारत के अंदर हम एक चीज़ देखते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, वहाँ पे क्या है? शैक्षणिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं। अब वो चीज़ किसके लिए की गई है? वो की गई है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। तो ये जो 15(6) आर्टिकल है A और B वाला, ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होता है। EWS कहाँ पे लागू नहीं होता है? सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक वो हैं जो भारत के अंदर माइनॉरिटी हैं, जैसे क्रिश्चियंस के हैं, जैसे मुस्लिम्स के हैं, ठीक है, जैन ने बना लिए, इन लोगों ने जो अपने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, ये लोग जो हैं यहाँ पे ये 15(6) लागू नहीं रहता, ठीक है। तो इन संस्थानों में नहीं लागू होगा, बाकी संस्थानों में EWS के लिए 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। अब आर्टिकल 16 पे आते हैं। आर्टिकल 16 इसका थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात करता है, ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। अब आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 को देखिए। आर्टिकल 16 कहता है कि जो लोक नियोजन है, ठीक है, जो पब्लिक प्लानिंग के जो होते हैं, लोक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था करता है। लोक नियोजन है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कौन करता है? आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 16 का भाग 3 क्या कहता है? 16(3) कहता है कि निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकते हैं हम। देखो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मान लो कि निवास स्थान कैसे, जैसे तमिलनाडु का कोई व्यक्ति है, अब वो भारत के मान लीजिए उत्तर भारत का कोई व्यक्ति है और उसको जो है तमिलनाडु के अंदर फॉर्म भर दिया, उसने अप्लाई कर दिया जॉब, तो वो ये कह सकता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो तमिलनाडु का व्यक्ति ही भर सकता है, ठीक है। और क्यों भर सकता है? क्योंकि भाषा का मुद्दा है। अब इधर के व्यक्ति को तमिल तो आती नहीं है, ठीक है, और तमिल नहीं आती है, तो फिर क्या होगा? वो लोगों के साथ कन्वर्सेशन कैसे करेगा? पब्लिक अफेयर में जाएगा कैसे? लोगों के साथ बातचीत कैसे करेगा? ठीक है, सारा का सारा सार्वजनिक मामला है। जो गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे तो पूरा का पूरा आम आदमी आता है, उसको तो वैसे भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, तो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज बोलेगा। तो निवास स्थान को रोजगार पाने के लिए शर्त बना सकता है। वो कह सकते हैं कि यहाँ पे जॉब लेने के लिए आपको यहाँ का डोमिसाइल चाहिए होगा,
अगर यहाँ का डोमिसाइल है तो आप जॉब ले सकते हैं। और ये भी शर्त रख सकता है कि भाषा होनी चाहिए आपके पास, यहाँ की भाषा ज्ञान होना चाहिए। जैसे पंजाब के अंदर क्या किया जाता है कि आपको 10वीं क्लास में पंजाबी आनी चाहिए, पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसे किया जा सकता है। 16(3) का भाग ये कहता है, ठीक है। और इसके लिए क्या है, कानून कौन बना सकता है, कानून सिर्फ संसद बना सकता है, कोई राज्य नहीं बनाएगा, संसद ही कानून बना सकता है, राज्य के लिए प्रोविजन नहीं है, ठीक है। इसके बाद 16(4) क्या कहता है कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण होगा। 16(4) क्या कहता है, ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग क्या है, देखो एक बार 16(6) देख लीजिए। 16(6) का खंड 4 जो है, जो ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की बात करता है, और आरक्षण की सीमा जो है वो 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी। यानी कि हमारे देश में ये कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, इसलिए भारत के अंदर 49.5% रिजर्वेशन थी। 49.5% रिजर्वेशन जो है अब उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, ये 59.5% हो गया है, ठीक है, क्योंकि 10% आरक्षण जो किसका जुड़ गया है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी जो है इसमें शामिल कर दिया गया है। अब देखिए आगे देखिए 16(4) के बाद 16(4) में हमने कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण होगा। पिछड़े वर्ग से संबंधित कुछ बातें समझते हैं। पिछड़े वर्ग को ये तो है नहीं कि बाद में ये दिया कब गया है, दिया तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण गया है 1990s के अंदर, ठीक है। 1990 में ये वीपी मंडल की सरकार हुआ करती थी, ठीक है, उसने, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसको। देखो अब पिछड़े वर्ग के लिए 2 वर्ग बन चुके हैं, 2 पिछड़े वर्ग के लिए 2 आयोग बने हैं। 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था, फर्स्ट ओबीसी कमीशन बना था, यानी कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था। कौन सा था, काका कालेकर समिति, ठीक है। इसने जो भी रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई, यानी कि इसकी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया गया, इसको लागू नहीं किया गया। अब इसके बाद क्या है, 1977 में कांग्रेस की सरकार बदल जाती है और क्या होता है, जनता पार्टी की सरकार आती है। मोरारजी देसाई जो हैं वो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इन्होंने क्या किया, एक कमीशन नियुक्त किया, और वीपी मंडल जो हैं उसको नियुक्त किया गया, वीपी मंडल को। और 1979 में इसको जो है इन्होंने क्या किया, अपनी इसको नियुक्त किया जाता है, और 1980s के अंदर 1980 में ये अपनी रिपोर्ट दे देता है। इसमें कहा गया कि भारत की यहाँ पे 43 लिखा हुआ है, लगभग 3743 जातियाँ हैं। ये ओबीसी की 3743 जातियों की पहचान की गई। ये 3743 कौन सी हैं, ये 3743 जातियाँ जो हैं 1942 में अंग्रेज़ों के द्वारा पहचान की गई थी इनकी। 1942 में अंग्रेज़ों ने इसकी पहचान की थी, इतनी ओबीसी जातियाँ हैं, अदर बैकवर्ड क्लास जो हैं वो हैं। तो ये वही का डेटा उठाया गया डायरेक्टली, ठीक है। और बताया गया कि ये जो हैं इनकी जो संख्या है वो कुल मिलाकर के देश के अंदर 52% है। क्या कहा गया कि 52% है इन पिछड़ा वर्ग की, इन पिछड़ी जातियों की। तो 1989 में क्या होता है, वीपी मंडल की सरकार बनती है, दोबारा से जनता पार्टी की सरकार बनती है, ठीक है। और सरकार ने क्या किया, इस कमीशन को लागू कर दिया। 1979 में जो इन्होंने गठित किया था, क्या नाम इसका, मंडल कमीशन बोलते हैं इसको। तो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको 1989 में जब वीपी मंडल की सरकार बनी तो 1990 में इसको लागू कर दिया गया, और कहा गया कि ओबीसी को सरकारी नौकरियों के अंदर 27% आरक्षण रहेगा। ये बात लागू हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी को चैलेंज किया गया कि ओबीसी को आरक्षण होगा, ये क्यों है, ऐसे कैसे, हर किसी को आरक्षण दे दोगे तुम तो। एक केस आता है फिर इसको लेकर के, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस में देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मापदंड निर्धारित किए, कुछ मानक पैमाने निर्धारित किए, जैसे आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित समानता के अधिकार की विरोधी नहीं है। इसने क्या कहा कि जो आरक्षण है, वो आरक्षण जो है वो समानता का जो अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 के अंदर, ठीक है, उसका विरोध नहीं करती है। समानता का अधिकार हमें पता ही है ना कि आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17, 18 तक आता है, वहाँ तक समानता का अधिकार है। तो इन्होंने कहा कि जो समानता की आप बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 के हिसाब से, वो उस आरक्षण उसका विरोध नहीं करता है, ठीक है। हम जाति को जो है आरक्षण का आधार बना सकते हैं। तो भारत के अंदर आरक्षण का आधार क्या है, जाति, ठीक है। तो कास्ट जो है वो इसका आधार है। अब देखिए पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न हिस्से को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये भी व्यवस्था कर दी गई। यानी कि इंदिरा साहनी केस में एक नया कंसेप्ट आता है क्रीमी लेयर का। आजकल भी मुद्दा चल रहा है ना कि एससी के अंदर जो है क्रीमी लेयर लेके आया जाए, ठीक है। तो क्रीमी लेयर लेके आने की बात तो हो गई है, अब उसको लागू कैसे करेंगे ये बात अलग है, ठीक है। उसके लिए पिछले दिनों भारत बंद भी हुआ था, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे शुरू किया गया, एक चीज़ और भी हुई थी इसी कमीशन में, वीपी मंडल में ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी शुरू हुआ था। वहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस अब है वो ईएसएम के नाम से था, इकोनॉमिक शायद कुछ ऐसा ही था, ईबीसी नाम था शायद, ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ईबीसी नाम था। जैसे ये ओबीसी है वो ईबीसी नाम था, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ठीक है। इसको ख़त्म कर दिया गया, ईबीसी को हटा दिया गया और कहा कि नहीं, ईबीसी नहीं होगा, ईबीसी का आरक्षण नहीं होगा, सिर्फ इन जातियों का आरक्षण होगा जो ओबीसी वर्ग है। और आरक्षण की जो सीमा है वो 50% होगी। ये भी कहाँ डिसाइड हो गया? इंदिरा साहनी केस में। केवल असाधारण परिस्थितियाँ अगर हो जाएं, असाधारण कोई स्थिति आ जाए, तभी ही आप 50% से आगे बढ़ा सकते, अन्यथा नहीं बढ़ा सकते। ये बात क्लियर होगी। आरक्षण की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ये बात भी लिख दी गई कि भाई आरक्षण जो है उसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कहा गया कि आरक्षण जो है वो कभी भी प्रमोशन में लागू नहीं होगा, पदोन्नति में लागू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बोली गई कि पदोन्नति में लागू नहीं होगा, और साथ में ये भी बोला गया इसी के अंदर कि आरक्षण में कैरी फॉरवर्ड रूल लागू होगा, यानी कि अगर सारिता नियम की जो भर्तियाँ आज हुई हैं, अभी मान लो कि जैसे ओबीसी की भर्तियाँ उस समय भी मान लो ओबीसी की भर्तियाँ 70 निकली थी, योग्य मान लो कैंडिडेट उन्होंने भर्ती किए 40, 30 बच गई। अगर सारिता का मतलब है कि इनको आगे जा कर के ऐड कर दिया जाएगा, अगली बार जो 100 भर्तियाँ निकलेंगी, मान लो 100 भर्तियाँ निकली, उन 100 भर्तियों में क्या होगा, ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप लोग जो हैं अब इस 100 में से जैसे 30 इसकी बच गई थी, पहले 30 ओबीसी के निकालोगे कि 30 ओबीसी की हैं ही, बाकी 70 में से भी रिजर्वेशन देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सीधी 100 भर्तियां हैं, 100 में से फिर डिसाइड होगा कि 27% है ना, तो 27% ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ नहीं भरा कोई दिक्कत नहीं, यानी कि बैकलॉग जो है वो नहीं होगा। अब क्या हुआ, पदोन्नति वाले आरक्षण के ऊपर चुनौतियाँ मिलनी शुरू हुई। पदोन्नति में आरक्षण दे दिया गया फिर से। भारत के संविधान में 77वां संविधान संशोधन होता है 1995 के अंदर, और 16(4)A जोड़ दिया गया, ठीक है, 16(4)A जोड़ा गया। और इसमें क्या किया गया, एससी और एसटी को प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान दे दिया गया। याद रखिए क्या हो गया, 77वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि एससी को हम क्या करेंगे, पदोन्नति में, एससी और एसटी को उसकी पदोन्नति में, प्रमोशन में रिजर्वेशन दी जाएगी। अब 85वां संविधान संशोधन आ गया, फिर उसके बाद 85वें संविधान संशोधन ने जो पदोन्नति में आरक्षण परिणाम जो है वो ज्येष्ठता का नियम लागू होगा, यानी कि जो सीनियर है, सीनियर को जो है उसको आरक्षण मिलेगा, जो सीनियर है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। 50वां संविधान संशोधन 2001 है, याद रखिए। यदि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण एससी एसटी का व्यक्ति वरिष्ठता प्राप्त कर लेगा तो उसकी ज्येष्ठता स्थायी हो जाएगी। यानी कि मान लो 2 व्यक्ति इकट्ठे भर्ती हुए, एक व्यक्ति मान लीजिए कि वो भर्ती हुआ एसआई की पोस्ट पे, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, और आरक्षण की व्यवस्था के कारण जो है एक व्यक्ति जो है वो भी एसआई की पोस्ट पे भर्ती हुआ था इसके साथ के साथ। लेकिन क्या है, प्रमोशन का समय आया तो इस व्यक्ति ने मान लो अपनी रिजर्वेशन के साथ जो है पदोन्नति इसको मिल गई और ये आगे पहुंच गया। लेकिन भर्ती तो दोनों इकट्ठे हुए थे। रूल तो ये कहता है कि दोनों को सीनियर मोस्ट नहीं माना जाएगा। ये मान लो 1 साल बाद हुआ, एसआई के बाद जो है ये इंस्पेक्टर बना, ठीक है, ये एसआई से सीधा क्या बना, ये इंस्पेक्टर बन गया। अब ये इंस्पेक्टर 1 साल बाद बनता है, लेकिन इस भर्ती के हिसाब से जो इकट्ठे ज्वाइन किया इन्होंने, तो किसको पदोन्नति मिलेगी। लेकिन अब क्या होगा कि इस व्यक्ति ने पहले आरक्षण के हिसाब से ऊपर पहुंच गया 1 साल पहले, इसलिए सीनियर इसको माना जाएगा। यानी कि ज्येष्ठता का नियम जो है ये लागू हो गया कि यानी कि जो ज्येष्ठ, जो बड़ा, जो पहले गया, बड़ा हुआ, उसको ही आगे पहुँचाएंगे हम। अब एक और केस आता है एम नागराज केस। एम नागराज केस में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण लागू करते समय कुछ तथ्य हैं उनको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आप तो एक तो पिछड़ापन देखेंगे, ठीक है, दूसरा आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तीसरा आप प्रशासनिक दक्षता देखेंगे। पिछड़ापन कैसे देखना आपको, आपको देखना पिछड़ापन सोशल पिछड़ापन होना चाहिए। दूसरा आपको देखना है एजुकेशनली, ठीक है, ये एजुकेशनली हो गया, ये पिछड़ापन। दूसरा प्रतिनिधित्व कि प्रशासन में इनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, ठीक है, प्रशासन में। प्रशासनिक दक्षता का मतलब होता है कि स्किल, कि प्रशासन को संभालने की स्किल है या नहीं है, ठीक है।
तो आपको स्किल भी देखनी पड़ेगी। ये 3 नियम डिसाइड कर दिए, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक केस होता है जनरल सिंह केस 2018। इसने पदोन्नति में जो आरक्षण होगा SC ST के लिए, उसके लिए इन्होंने कहा कि क्रीमीलेयर लागू किया जाए कि भाई जिसकी सैलरी ज़्यादा है, जिस क्रीमीलेयर लागू हो गया, यानी कि SC ST में जनरल सिंह केस 2018 के बाद क्रीमीलेयर को लागू किया जाए, ठीक है। एक और चीज़, अभी जैसे ये पदोन्नति वाली तो आपको बात समझ में आ गई ना, पदोन्नति कौन से संविधान संशोधन से लाई गई, 77वां संविधान संशोधन 1995, ठीक है। अब देखो ये और मुद्दा था, बैकलॉग वाला कैरी फॉरवर्ड आ रहा था सीधे, अब बैकलॉग होना चाहिए, बैकलॉग के ऊपर मुद्दा चला, बैकलॉग के ऊपर संशोधन किया गया कि बैकलॉग भी भरा जाएगा। 81वां संविधान संशोधन होता है 2001 में, ठीक है। इसमें बैकलॉग की बात आ गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि 16(4)B जोड़ दिया गया। क्या कहा गया, इसमें प्रावधान किया गया कि किसी भी श्रेणी को आरक्षित सीटों को उस वर्ष किसी कारण से नहीं भरी जा सकी, ऐसी रिक्तियों को अगले वर्ष उसी श्रेणी के लिए अग्रसारित कर दिया जाएगा, यानी कि ये 50% की सीमा का उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो, एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। जैसे इस साल पोस्ट निकली थी 100, ठीक है। 100 में से SC को जो है मिली थी, मान लीजिए कि इनका आरक्षण मान के चलिए आप 15% है, ठीक है। 25 मान लेते हैं एक बार, ठीक है। 25% आरक्षण दिया गया, यानी कि इसमें से कितनी सीटें आई, 25 सीटें इनके हिस्से आ गई। अब 25 में से जो है SC के ऊपर भर्ती हो पाए मात्र 20 लोग, 5 खाली रह गई, ठीक है, 5 खाली रह गई। अब अगले साल फिर से 100 वैकेंसी आ रही है। अब क्या करना है, इस 100 में से जो है पहले ही 5 वैकेंसी इनके लिए आरक्षित हैं, यानी कि ये कितनी बच गई, 95। ये 5 किसकी हैं, पहले से ही किसकी हैं, SC कैटेगरी की, तो 5 तो SC की आएंगी। अब 95 का कितना निकालना है, 25%, ठीक है। तो 25% में जब आप निकालेंगे तो ये समझ के चलिए कि 22 से 23 पोस्ट हो जाएंगी, ठीक है। मान लो कि ये 22.5 बनती हैं, ठीक है, 22.5 बनी तो 5 हो गई 27.5। अब प्लस में ये 5000 है तो 28 पोस्ट निकल आएंगी इनके नाम की, ठीक है। तो अब 28 निकलेंगी, अब 25 नहीं निकलेंगी, अब 28 आएंगी, ठीक है, क्योंकि 95 का हिस्सा है ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब सीट ज़्यादा होंगी, अब ये 5 भी भरी जाएंगी। ये बैकलॉग था कि पहले खाली रह गई थी, वो बैकलॉग खाली रह गया था, अब उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो 25 की 25 भी खाली रह जाती ना, तो 25 पहले घटती, 75 में से फिर निकलती, 25 तो वो होती, फिर 75 का 25% आप निकालते, ठीक है। तो फिर आप उसी तरीके से जो है एक तरीके से उन पोस्टों को जोड़ करके उस तरीके से निकाल लेते कि भाई हाँ इतनी SC की पोस्ट आएंगी। और ये भी हो जाएगा कि देखो अब इसमें क्या कहेंगे कि बैकलॉग जो है ना, अब बैकलॉग से ये सीटें भरी गई, 28 तो इनको दे दी गई, ठीक है, 100 में से, ठीक है, और 27 उनको दे दी गई, ठीक है, और 7 एक को दे दी गई, तो टोटल सीट तो ये 50% क्रॉस कर गया। ये तो आरक्षण की व्यवस्था जो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसका उल्लंघन होगा। लेकिन बैकलॉग जब भरा जाएगा तब 50% की सीमा को उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है, तब ये इसका जो है उल्लंघन नहीं होगा। अब आगे चलिए, देखिए आगे चलते हैं। देखो अब आर्टिकल 17 पे आ जाइए, आर्टिकल 16 पूरा होता है, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। बैकलॉग कौन से संविधान संशोधन से बदला गया, 2001 में 85वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब दूसरी बात, पदोन्नति, ये 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है, यही चीज़ें जो हैं वो बहुत 95 है, ये 97 है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इंदिरा साहनी केस 1992, ठीक है, उसमें जो जो चीज़ें हुई ये आपसे पूछी जाती हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं और ये आपके सामने आएंगी भी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पे देखते हैं आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 देखिए, ये क्या कहता है कि असमरसता का अंत, ठीक है, अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाएगा। संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं है। आपसे कोई पूछ लेना पेपर में कि भाई चलो बताइए असमरसता की परिभाषा संविधान में कहाँ दी गई है, कहीं पर भी नहीं दी गई है, कहीं पर भी नहीं दी गई है। कोई अपवाद भी नहीं है, ऐसा हो कि कहीं पे कोई अपवाद है, ठीक है। संसद में एक काम किया गया था कि सिर्फ संविधान में लिख देने से थोड़ी खत्म हो जाएगी, लोग नहीं मानेंगे, इसके लिए कानून बनाया गया 1955 में एक असमरसता निवारण अधिनियम आया, ठीक है, उसको पारित किया गया, असमरसता निवारण अधिनियम, कि भाई असमरसता को ख़त्म करने के लिए कोई भी अनटचेबिलिटी का अगर केस आता है तो उसके ऊपर ये कानून लागू होगा। फिर क्या हुआ, इसका नाम बदल दिया गया 1961 में, इसको संशोधन करके क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम,
ठीक है, सिटीजन राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये कर दिया गया, या प्रिजर्वेशन एक्ट ऐसे ही होगा, तो इसका नाम बदल दिएगा। इसका मतलब क्या है, देखो इसके अंदर क्या दिया गया, एससी के व्यक्ति के साथ, अब इस बात को समझना, ये क्या कहा गया कि अस्पृश्यता कैसे खत्म होगी, इसमें परिभाषा दी गई कुछ। इसने कहा कि कोई भी एससी कैटेगरी का जो व्यक्ति है उसके साथ जातीय भेद करना, जाति सूचक शब्द कहना, सार्वजनिक वाहन में बैठने से रोकना, सार्वजनिक जगह पे बैठने से रोकना, इतिहास के आधार पे, परंपरा के आधार पे या दर्शन के आधार पे अनटचेबिलिटी को सही बताना, यानी कि हमारे इतिहास में अनटचेबिलिटी सही बताई जाती थी, परंपराएं बताई, हमारी तो परंपरा रही है, हमारे तो दर्शन में थी, ऋग्वेद में लिखा गया है, फलानी जगह लिखा गया। अगर कोई इस तरह के आर्गूमेंट दे करके या कोई ऐतिहासिक बातें करके ये कहे कि अनटचेबिलिटी सही है, उसके ऊपर एक्ट लग जाएगा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1961 वाला। इसमें क्या है, इसमें दंड का प्रावधान भी किया गया है, इसमें सजा का प्रावधान है कि अगर मान लो कोई पहली बार मिलता है इसका दोषी, तो 1 माह से 6 माह तक का दंड होगा, अगर और साथ में क्या है, या फिर उसको 100 रुपये की सज़ा हो, 100 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। दूसरी बार अगर पकड़ा गया तो 6 माह से 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, और 200 से 500 रुपये तक जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। अगर तीसरी बार पकड़ा जाता तो 1 साल से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, और 500 से 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है, ठीक है। 1989 में संसद ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम ये पारित किया, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया, जिसमें ये कहा गया कि कुल 22 ऐसे कार्य होंगे, ऐसे कृत्य होंगे जिनको अपराध माना जाएगा। और 2015 में संशोधन करके क्या कर दिया गया, इसके अंदर SC/ST अत्याचार अधिनियम निवारण अधिनियम के लिए 2015 में संशोधन कर दिया गया कि इस 22 कृत्यों को कितना कर दिया गया, 47 कृत्य बना दिए कि 47 को अपराध माना जाएगा। जैसे कौन कौन से, छोटी मोटी बातें कर लेते हैं, जैसे किसी से बेगार करवाना, ज़बरदस्ती वोट डलवाना, शारीरिक शोषण करना, किसी का अपमान करना, मानहानि जैसी बातें हों। अब इसके लिए भी प्रोविज़न क्या कर दिया गया, 6 माह से 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया, और तत्काल गिरफ्तारी होगी ऐसा बोल दिया गया कि, और अग्रिम जमानत भी नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये तो आर्टिकल 17 था। आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा, उपाधियाँ समाप्त की जाएंगी, ठीक है। उपाधियाँ कैसे, जैसे भारत में बहुत सारे राजे महाराजा हुआ करते थे, और किसी के पास सर की उपाधि थी, ठीक है, किसी के पास जो है ये समझ लीजिए केसरी की उपाधि थी, ठीक है, हिंद केसरी, जैसे छोटूराम के आगे सर छोटूराम लगता था। तो इस तरह की जो उपाधियाँ थी, किसी राजा को जो है किसी और नाम से पुकारा जाता था कि ये उपाधि बहुत बड़ी है, ठीक है। तो राज्य केवल क्या करता है, राज्य इसने क्या किया, उपाधियाँ इन्होंने आर्टिकल 18 में कहा कि उपाधियाँ होंगी ही नहीं, ख़त्म करो इनको, किसी कोई उपाधि नहीं है। और राज्य जो है वो स्टेट जो कौन सी उपाधि दे सकता है, शैक्षणिक उपाधि और सेना की उपाधि। जैसे उपाधि क्या होता है, जैसे डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, कोई रिसर्च स्कॉलर है, PhD करके निकलता है तो उसको डॉक्टर की उपाधि मिलती है, ये एजुकेशनल है। सेना के अंदर दी जाती है, जैसे पद्मश्री की उपाधि, सूबेदार पद्मश्री दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है, इस तरह की उपाधि। 18(2) में एक बात लिखी गई, विदेश से भी कोई व्यक्ति उपाधि नहीं ले सकता, कोई उपहार नहीं, मतलब कि किसी भी तरह की कोई उपाधि मिलती है, ठीक है, तो वो उपाधि नहीं ले सकता, अपने नाम के आगे भी नहीं लगा सकता कोई उपाधि। 18(3) में कहा गया कि लाभ के पद पे रहते हुए उपाधि नहीं ले सकता, कि आप अगर लाभ के पद पे बैठे हैं, ठीक है, तो आपको उपाधि नहीं मिलेगी। उसके लिए अगर आपको लेनी भी है कहीं से बाहर से, विदेश से या यहाँ से किसी को चाहिए, तो आपको पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये उपाधि वो लोग दे रहे हैं, मैं ले लेता हूँ। तो राष्ट्रपति अनुमति दे ही देता है, मना नहीं करता है। अगर वो मिल जाती, अनुमति मिल ही जाती है, मना नहीं करता कभी भी, तो ले सकते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे अब सचिन तेंदुलकर है, उसको क्या मिला, भारत रत्न मिला हुआ। अब वो ये लिखने शुरू कर दे, या डॉक्टर अमर्त्य सेन जो वो लिखना शुरू कर दे कि भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन भारत रत्न, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते, वो अलाउड नहीं है, मिली हुई है, ठीक है, अपने पास रखिए। अब एक केस आता है बालाजी राघवन केस 1996 का। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, देखो कई लोगों को लग रहा हो कि सर आप बहुत केस करवा रहे हो एक आर्टिकल के साथ जुड़े हुए। देखो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ये जो हम रिवीजन ले रहे हैं ये UGC नेट के लिए नहीं है, सिर्फ UGC नेट में हो सकता है इतना डीपली नहीं जाएंगे वो लोग, लेकिन
पीजीटी में तो आपसे पूछेंगे ही, आपको तो ये केस ही बताने पड़ेंगे ना पीजीटी में, इन केसों के बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे वहाँ पे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम होना है उसके अंदर भी तो यही पूछेंगे आपको लिखने में, मेंस जब लिखते हैं तो सारी चीज़ें यही आएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के प्री में भी पूछेंगे ये सब चीज़ें, आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता होंगी तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये बात अब क्या कहता है, बालाजी राघवन केस पे आ जाते हैं। बालाजी राघवन केस में क्या कहा जाता है वो देखिए। देखो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उपाधि और सम्मान ये दो चीज़ें हैं आपके सामने। उपाधि जो है वो नकारात्मक धारणा है, ठीक है। उपाधि एक समानता जो होती है उसका विरोध करती है, कि किसी के पास उपाधि है वो इक्वलिटी के अगेंस्ट जाती है, ठीक है। तो 18 की जो है विरोधी होती है, आर्टिकल 18 जो भारत का, उस आर्टिकल 18 की ये विरोधी साबित होती हैं उपाधियाँ, तो इसलिए इनको ठीक है। और इसमें क्या होता है, कोई भी उपाधि जो मिलती है उसमें व्यक्ति का स्वार्थ निहित होता है, ठीक है, वो चीज़ें दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बालाजी राघवन केस में। और सम्मान के बारे में बात हुई तो उसने कहा कि ये पॉजिटिव चीज़ है, जैसे हम किसी को सम्मानित कर रहे हैं, पद्म भूषण दे रहे हैं, पद्म विभूषण दे रहे हैं, भारत रत्न दे रहे हैं, ठीक है, अर्जुन अवार्ड दे रहे हैं, ये सम्मान है, ठीक है, ये सम्मान है, ये कोई नकारात्मक बात नहीं, ये सकारात्मक चीज़ करते हैं, ये व्यक्ति को समानता विरोधी नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये किसी अचीवमेंट्स को दिखाते हैं, ठीक है। जबकि उपाधि क्या है, वो व्यक्ति को स्पेशल कैटेगरी में दिखाना शुरू करती है, ठीक है, इसलिए वो इक्वलिटी के अगेंस्ट जाती है। अब देखिए आर्टिकल 19 और कुछ अलग स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 19 पे आ जाइए। पहला अधिकार पूरा होता है समता का अधिकार, ठीक है, इक्वलिटी का अधिकार। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 19 पे, यानी कि भारत के अंदर आर्टिकल 19, 20 ये स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार आता है जिसके अंदर हम 19, 20, 21 और 22 4 आर्टिकल लेते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार में जब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले आर्टिकल 19 बहुत बड़ा आर्टिकल है, आर्टिकल 21 बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी बात और बता देता हूँ यहीं पे। देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से होते हैं, आपसे आर्टिकल 13 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, दो ही चीज़ें हैं, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। दूसरा आर्टिकल 14 जो है विधियों के समान संरक्षण और विधि के समक्षमता, ये दो चीज़ें आती है वहाँ से, ठीक है, इतना ही याद रख लीजिएगा। इसके अलावा 15 आर्टिकल से 16 आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है 16 से, और अब जो है वो 16/4, 16/5 और 16/6, इनको ज़रूर याद कर लेना। ये इक्वल जुड़ते हैं इसके साथ में, ये एजुकेशन में, ये रोजगार में, ठीक है। तो 15/4, 15/5, 15/6 ये याद कर लेने आपको, ठीक है, ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा। 17-18 बहुत सिंपल है, वो आपको पता ही है। अब देखो आगे की बात जो आती है वो आती है आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 के 6 पार्ट याद होने चाहिए आपका। फिर आता है आर्टिकल 21, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद आते हैं आपके आर्टिकल 25 से लेके 28 तक के जो आर्टिकल हैं, वो आपका कोई भी आर्टिकल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसमें कुछ भी चीज़ें जो हैं, एक आर्टिकल पूछता ही है, इनमें से बहुत बार आता है। और दूसरी बात आती है आपका आर्टिकल 29 और 30 जो है उसमें से नहीं पूछा गया, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, वहाँ से नहीं पूछता है। फिर आर्टिकल 32 आता है आपका, ठीक है। आर्टिकल 31 वैसे नहीं पूछेगा क्योंकि वो समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर उसके प्रोविज़न नहीं है। अभी यहाँ पे आर्टिकल तो है लेकिन उसको नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद करनी है यहाँ से। अब आर्टिकल 19 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है, कुछ अनुच्छेद आर्टिकल 19 में कुछ अन्य स्वतंत्रताएं दी गई स्वतंत्रता के अधिकार में, जैसे 19(1) कै, 19(1) ख, 19(1) ग, 19(1) घ, 19(1) अड़, 19(1) च, 19(1) छ, ये ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना है। ये क्या करना है, A, B, C, D, E, F ख़त्म, G, ठीक है, ऐसे याद रखना। 19 कै में क्या कहा गया, ए में क्या कहा गया, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, कि आपको अपना विचार,
अभिव्यक्त करने का अधिकार है, आपको अपने आइडियाज़ कहने का अधिकार है, आपको पूरी अभिव्यक्ति दी गई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद 19 ख क्या कहता है, शांतिपूर्वक और शस्त्र रहित सम्मेलन करने का अधिकार। यानी कि 19 बी जो कहता है, 19 वन का बी जो कहता है वो कहता है कि विचार रखिए, स्वतंत्रतापूर्वक रखिए, अभिव्यक्त करिए, लेकिन विचार रखने के लिए आप सम्मेलन भी कर सकते हैं, आप इकट्ठे भी हो सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, हथियार लेकर के नहीं। शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठे होइए, विचार रखिए, उसके लिए लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक होने चाहिए। सम्मेलन कर लिया आपने, वहाँ पे बातचीत की, बातचीत करके आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम एक संगठन बना लेते हैं, ठीक है। आपको क्या है, संगठन ये बनाने का अधिकार। और साथ में 97th अमेंडमेंट 2011 में हुआ था, उसमें कर दिया कि सहकारी संस्थाएं जो हैं वो भी 19C का पार्ट हैं, आप सहकारी संस्थाएं भी बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, ये भी बन सकती है। इसके बाद क्या है, संगठन बना लिया, आपको संगठन का प्रचार प्रसार जो कुछ भी हो वो सब करना है। तो संगठन का प्रचार, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आवागमन की स्वतंत्रता रखते हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, अपने संगठन की बात कर सकते हैं, अपने संगठन को फैला सकते हैं, उसके लिए जो है आप लोगों को जोड़ सकते हैं उसके अंदर। तो आवागमन की स्वतंत्रता, आप कहीं भी आइए जाइए, कुछ भी करिए। आप जैसे मान लीजिए आप कहीं पे आए गए चले, अब घुमंतु तो है नहीं, खाना बदोश तो है नहीं कि कहीं भी घूमते फिरते रहेंगे, बसेंगे भी कहीं जा करके। तो आप घूमे फिरे, आपने देखा हम बस गए हैं, सब कुछ कर लिया, अब एक जगह ऑफिस बना लेते हैं, अपना निवास स्थान की स्वतंत्रता भी है आपको, आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ का रेजिडेंसी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आपका रेजिडेंस जो है वो भी बन सकता है, रेजिडेंस बनवा लीजिए, ठीक है, रह लिए। अब रेजिडेंस बना लिया, रोज़गार चाहिए, खाना पीना भी चाहिए वहाँ पे कुछ न कुछ तो, ठीक है। ऐसे थोड़ी अब भूखे मरेंगे, तो भूखे तो नहीं रहेंगे, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, आप क्या करेंगे, थोड़ी बहुत संपत्ति जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अब ये अधिकार ख़त्म कर दिया कि संपत्ति आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा, ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन संपत्ति को ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी आपके सामने एक चीज़ छोड़ दी गई कि आजीविका जरूर है आपके लिए, आप व्यवसाय कर लीजिए, मना नहीं करेंगे आपको। इसलिए आर्टिकल जी आपके लिए आता है कि आप अपनी आजीविका कमाइए, जीवन को अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए, आप व्यवसाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवसाय करके अपना जोड़िए, सब कुछ चलाइए। तो छयों को ऐसे याद कर सकते हैं आप, ये 6 अधिकार है। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा, इसके अंदर कुछ केसेस आते हैं आर्टिकल 19 में। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी जो है आर्टिकल 19 के अंदर ही मानी जाएगी, और उसको किसके अंदर शामिल किया गया है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया, यानी कि आर्टिकल 19(1)(a) इसके अंतर्गत जो है इसको शामिल किया गया है। और इसमें 2 केस आते हैं, प्रभुदत्त चावला केस 1980 का और इंडियन एक्सप्रेस केस 1985 का। ये प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस यहाँ पे आती है। 2020 में एक गुलाम नबी केस होता है, 2020 का गुलाम नबी केस है। इसमें इंटरनेट को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है। इंटरनेट फंडामेंटल राइट्स होगा आपका किसके आधार पे, गुलाम नबी केस 2020 के आधार पे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार था, नहीं था पहले, वो बना देगा। 2004 में इसको नवीन जिंदल हैं, हरियाणा के उद्योगपति, इन्होंने इसको लड़ा था। और आजकल ये जो हैं कुरुक्षेत्र से, पहले भी कुरुक्षेत्र से ही हुआ करते थे, कुरुक्षेत्र से सांसद हैं फिलहाल में, और बहुत बड़े उद्योगपति हैं भारत के, स्टील इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, जिंदल स्टील के नाम से आप जानते भी होंगे चीज़ों को। तो 2004 में इन्होंने केस लड़ा था और जीता था, और कहा कि हर कोई व्यक्ति अपने घर पे झंडा फहरा सकता है, हर व्यक्ति को अधिकार है, क्योंकि उसका राष्ट्रीय ध्वज है। अब दूसरी एक और चीज़ हमने कहा कि यहाँ विचार का, अभिव्यक्ति का, यानी कि आपको बड़बड़ाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, ठीक है, अपनी बात अभिव्यक्त करने का अधिकार है। बात आप चाहे इशारों में अभिव्यक्त करो, चाहे आप जो है, इशारों का मतलब जैसे आप काली पट्टी बांध के अभिव्यक्त कर सकते हैं कई बार, ठीक है। इशारों का मतलब कि आप काले कपड़े पहन के अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, ये इशारा हो गया। अब लिख करके भी कर सकते हैं आप। आपने क्या किया, आप सड़क पे खड़े हो गए बैनर लगा करके, ये अभिव्यक्त कर रहे हैं। आपने कोई विचार लिखा, लेख लिखा, वो आप फेसबुक पे डाल रहे हैं, कहीं भी डाल रहे हैं, क्योंकि आपको इंटरनेट का भी अधिकार मिल गया है, फंडामेंटल राइट्स गुलाम नबी केस के अंदर, ठीक है। तो ये तो अभिव्यक्ति हो गई। अब कोई ये बोले कि अभिव्यक्ति का तो अधिकार है ही, अब व्यक्ति ना बोले उसका भी तो अधिकार हो सकता है, यानी कि चुप रहने का भी अधिकार है, आपको चुप रहने का भी अधिकार है। एक केस हुआ था केरल के अंदर, बिजोय इमैनुअल वर्सेस गवर्नमेंट, केरल गवर्नमेंट, 1986 का केस है। इसमें क्या था कि जैसे स्कूल के अंदर जो बिजोय लड़का है, छोटा सा बच्चा है ये, तो ये क्या करता कि स्कूल में जाता और वहाँ पे जा कर के खड़ा हो जाता आराम से, और राष्ट्रगान बजता तो ये गाता नहीं था। अब आराम से खड़ा हो गया,
ये केस चला गया, उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया इस कारण से। लेकिन अब हुआ क्या कि ये केस कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सम्मान नहीं कर रहा है, ये सम्मान कर भी सकता है, अपने सम्मान को बोल करके ही दर्शाएगा। ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे साबित होता है कि बोलेगा तो ही सम्मान होगा? व्यक्ति चुप रहकर भी तो सम्मान कर सकता है। ये खड़ा है, चुप खड़ा है, ऐसे तो नहीं कर रहा है कि किसी को धक्का मार रहा है, किसी को बोलने से मना कर रहा है, चिल्ला रहा है कि मेरी अभिव्यक्ति में चिल्लाऊंगा, ऐसा तो नहीं कर रहा ना। बच्चा शांत खड़ा है, तो इसका मतलब इसका चुप रहने का भी अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 20 आता है आपका। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, इसी को कंप्लीट करते हैं आर्टिकल 20 को, उसके बाद हम जो है क्लास को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल 21 को कल से शुरू करें, क्योंकि बहुत लंबा आर्टिकल, लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखो, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, इसके संबंध में संरक्षण है कि आपने अपराध किया है, अपराध के लिए दोष सिद्ध करने का अधिकार है। ठीक है, और उसके अंदर आपको प्रोटेक्ट रहने का अधिकार है। जैसे 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो ये कि भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी का मतलब पता क्या होता है कि आपने अपराध आज किया है, ठीक है, और मान लो कि आज है 26 तारीख, ठीक है, आपने अपराध किया 30 तारीख को, नहीं सॉरी, मान लीजिए आपने 26 को ही अपराध कर दिया। ठीक है, कोई उसी अपराध के लिए, मान लीजिए उसी अपराध के लिए अगले महीने, जैसे ये अगस्त चला हुआ है, ठीक है, तो अगले महीने सितंबर में 25 सितंबर को कोई इसी अपराध के लिए कोई नया कानून बन गया। ये कानून जो बना है ये इस पे लागू नहीं होगा। अब ये जो 25-26 को अपराध हुआ था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ वही कानून लागू होगा जो इस दिन लागू था, यानी कि भविष्य में आने वाली कोई भी विधि वो लागू नहीं की जा सकती पीछे। दूसरी चीज़, दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया है। दोहरा दंड का मतलब समझते हैं? दोहरे दंड का मतलब होता है कि आपने एक अपराध किया, उस एक अपराध के लिए आपको एक ही बार दंड मिल सकता है, ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रख लिए, एक अपराध के लिए जो दंड दिया जा रहा है ये न्यायिक दंड है। क्या है ये न्यायिक दंड है, ये जुडिशियल दंड है, ठीक है, जुडिशियल पनिशमेंट है। लेकिन प्रशासनिक दंड जो है वो बार बार दिया जा सकता है। वो प्रशासनिक दंड दोहरा हो सकता है, उसमें मना नहीं हो सकता कि आप जो है प्रशासन अगर आपको चाहेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव आपको चाहेगा, वो आपको दंड दे सकता है दोबारा से। ये सिर्फ न्यायिक दंड की बात है, यहाँ पे ये बात नोट कर लेना, ये डीपली बात है। तीसरी चीज़, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण की बात है कि भाई मैंने अपराध किया है और पुलिस बोले कि चलो तुम अपराध किया है, तुमने गवाही दो, तुम ही बताओ कि मैंने ये अपराध किया, बोलो अपनी खिलाफ। अब कोर्ट कहेगा कि ये अधिकार है ही नहीं, ये खुद थोड़ी साबित करेगा, ये खुद कह दे कि मैंने ये अपराध किया है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस ने पकड़ा, साबित करो, ठीक है, जिसके साथ हुआ वो साबित करो। ये क्यों साबित करे कि मैंने ये अपराध किया है? ये तो कहेगा मैंने नहीं किया है। यानी कि व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही नहीं देने का अधिकार, मतलब मैं अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। मैं अगर कोई अपराध करता हूँ, मेरी गवाही मान्य भी नहीं होगी, ठीक है। न्यूज़ मीडिया, टीवी चैनल, पुलिस के अंदर मैं कस्टडी में हूँ, उसके अंदर भी अगर कुछ मुझसे कहलवा लिया जाए तो भी गवाही मान्य नहीं होगी। इसके अंदर एक केस आया था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में, इसको याद रखिएगा। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में क्या हुआ था कि सेल्वी एक व्यक्ति था, उसने कुछ किया था अपराध वगैरह, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसको इंजेक्शन वगैरह लगा करके सरकार ने उसका नार्को टेस्ट करवा दिया और उससे कहा कि देखो, कोर्ट में आया कि देखो इसने अपराध कबूल कर लिया, नार्को टेस्ट करवाया हमने, ये झूठ बोल रहा था। कोर्ट ने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा कि मुझसे परमिशन ही नहीं ली गई, मुझसे पूछा ही नहीं, ज़बरदस्ती कर लिया इन लोगों ने कि मेरा नार्को टेस्ट हुआ है, मुझसे पूछना था ना। तो कोर्ट ने कहा बात तो सही है, इसे पूछा क्यों नहीं आप लोगों ने? उस बात को रिजेक्ट कर दिया गया। तो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में ये बात आई थी कि अपने विरुद्ध गवाही नहीं दिलवा सकते आप, कि इसके ही विरुद्ध आप इसका नार्को टेस्ट करवा रही हैं। ये स्वयं अगर सिग्नेचर करता कि अगर ये स्वयं जो है स्वयं अगर सिग्नेचर करता है तो इसकी बात को हम मान लेंगे कि हाँ ये ठीक है, कि अब इसने अनुमति दे दी है कि मेरा नार्को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप बिना अनुमति नहीं कर सकते, इसके खिलाफ खुद इसको गवाह बना रहे हैं आप, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है, ये लागू नहीं होगा। यहाँ पे दिया भी हुआ है, यानी कि ऐसा कानून जो अतीतकालीन प्रभाव से लागू हो, लेकिन भारत में भूतलक्षी कानून का विधान आपराधिक मामलों में लागू होगा, ठीक है। भूतलक्षी कानून जो दीवानी मामलों में भी लागू नहीं होता है। भूतलक्षी कानून दीवानी मामलों में प्रभाव रखते हैं, सॉरी,
दीवानी मामलों में लागू होता है, लेकिन आपराधिक में लागू नहीं होता कि कोई अपराध किया पहले आगे आने वाला कानून जो वो लागू हो जाएगा। लेकिन जैसे भूमि सुधार हो जाए, दीवानी मामले हैं, तो भूमि सुधार वाले सिविल मामले जो हैं उनके ऊपर लागू हो सकता है कि पीछे वाला मामला लग सकता है। ठीक है। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि दोहरा दंड शब्दावली अमेरिका के संविधान से हमने पाई है कि दोहरे दंड वाली। इसका मतलब ये कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दे सकते। तो भारत में दोहरे दंड की मनाही है भारत के अंदर। ठीक है। केवल न्यायिक दंड में मनाही है, याद रखना, मैंने बोला था ना कि न्यायिक दंड में मनाही है, प्रशासनिक और विभागीय में नहीं है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंटल जो पुनिशमेंट है वो एक से अधिक बार दी जा सकती है, न्यायालय नहीं दे सकता है। आर्टिकल 23 क्या कह रहा था, किसी अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि आप अपने ही विरुद्ध जो सबूत पेश करिए, ये नहीं कर सकते हम। ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 था और हमने आज जो बात की वो बात की आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इन आर्टिकल्स पे हमने अच्छे से बात की है। जो भी केस इनसे रिलेटेड थे उनके ऊपर बात की है। कल हम फिर से नई क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है। 21 आर्टिकल से एक बार फिर से हम शुरू करेंगे, आर्टिकल 21 से। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा पढ़ना चाहते हैं, कैसी चीज़ें देखना चाहते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय।